महिलाओं में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर की सही समय पर पहचान और समुचित देखभाल से इस गंभीर बीमारी को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष सिंघल के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर की देखभाल केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। वे बताते हैं कि नियमित आत्म परीक्षण, समय समय पर चिकित्सीय जांच और मैमोग्राफी से ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान संभव है, जिससे इलाज अधिक प्रभावी हो जाता है। Single, I am a medical oncologist at Yashoda Medicity, Indrapura. So definitely lifestyle is one of the major reasons. सबसे बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। जब हम छोटे थे, जब मैं छोटा था, बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर नहीं देखने को मिलता था। हमारी इतनी सारी माताएं हैं, इतनी सारी अम्मा हैं, दादियाँ हैं, उनमें कहाँ इतना ब्रेस्ट कैंसर होता था। बट आजकल यंग वुमेन में इतना सारा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। सो डेफिनेटली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या नहीं है। मैम सर, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर एक बार हो जाए तो क्या ये फैमिली में किसी और को होने के चांसेस है, और जिसको हो गया है एक बार उसको क्या रिपीट हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सो सवाल के दो पहलू हैं कि अगर किसी को फैमिली में किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या बाकी लोगों को रिस्क फैक्टर बन जाता है या नहीं बन जाता। इस सवाल का आंसर है कि आंसर इज़ येस एंड नो बोथ। येस इसलिए कि अबाउट 10% ब्रेस्ट कैंसर्स का जेनेटिक रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि वो फैमिलीज़ में रन कर सकता है, 90% का नहीं होता। अगर 90% में है पेशेंट तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को कोई ख़ास रिस्क नहीं है, वो उनके अपने निजी रिस्क फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर जेनेटिक रिस्क फैक्टर है जिसका एक स्पेशल टेस्ट कराया जाता है, उस स्पेशल टेस्ट के से ही पता चल सकता है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स को रिस्क है या नहीं है। यानी कि ये अपने आप में कॉमन नहीं है लेकिन बिल्कुल अनकॉमन भी नहीं है। तो डेफिनेटली जेनेटिक रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। आज की डेट में हम हर ब्रेस्ट कैंसर वुमेन का, हर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का हम जेनेटिक रिस्क असेसमेंट करते ही हैं, जिसका एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसमें BRCA1, BRCA2 जीन्स के बारे में हम टेस्टिंग करते हैं। उससे हम बताते हैं कि बाकी फैमिली मेम्बर्स को रिस्क है या नहीं है। अब है कि अगर एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो दोबारा ब्रेस्ट कैंसर यानी कि दूसरे स्तन में कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर एक बार कैंसर हो चुका है यानी कि आपका ओवरऑल कैंसर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि आपके ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जो आपके निजी रिस्क फैक्टर्स थे या कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड थे या फिर किसी और वजह से, तो डेफिनेटली आपका रिस्क ऑफ हैविंग अनदर ब्रेस्ट कैंसर इज स्लाइटली हायर देन जनरल पॉपुलेशन, यानी जिसको कभी कैंसर नहीं हुआ। तो उन लोगों को डेफिनेटली सर्विलेंस में ताउम्र रहना होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, एग्जाम कैसे, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे हो, कैसे? देखिए, सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे आसान कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने का। प्रिवेंशन के लिए नहीं है। प्रिवेंशन के लिए तो आप एक्सरसाइज करो, भागा दौड़ी करो, अच्छा खाओ पियो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपने आप में एक इतना आसान कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है कि आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हो ब्रेस्ट का। इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसको हम 2-3 एक से याद रख सकते हैं। 2 हाथ 3 मिनट हर महीने और एक आसान सा टेस्ट। यही एक टैगलाइन है जो टैगलाइन है इस ज़ाइडस पिंकाथॉन की, कि अगर हर वुमेन ये टेस्ट करती है, कॉन्शियसली करती है, बिकॉज जब आप कॉन्शियसली कोई टेस्ट करते हो तो आप अपने आप को जागरूक भी कर रहे हो, अपने आप को अवेयर भी कर रहे हो। आपका एक इनहिबिशन हट रहा है कि यार मेरे को ब्रेस्ट में कुछ लंबा हो तो मैं छुपा लूँ। कई बार ऐसी वुमेन हमारे पास औरतें आती हैं, वो कहती हैं नहीं मेरे को लगा नहीं होगा कुछ, मेरे मन में एक था कि शायद नहीं होगा, मुझे कैसे हो सकता है, तो मैंने बताया नहीं अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को नहीं बताया। तो जब आप कॉन्शियसली एक टेस्ट करते हो कि मेरे को हर महीने एक टेस्ट करना ही है, चाहे नहाते हुए करें, चाहे अपने कंफर्ट ऑफ द होम में कभी भी कर सकते हैं टेस्ट, महीने में एक बार ये टेस्ट करना है और अपने स्तन को महसूस करना है, छाती के अगेंस्ट दबाकर आपको अपना हाथ लगा के टेस्ट करना है। सो उससे आपको पता चलता है कि हाँ यार कुछ गड़बड़ है। जब आप कॉन्शियसली टेस्ट करते हो तो आप पता होता है कि आप अवेयर हो कि यार कुछ गड़बड़ मिली है, अब मुझे रिपोर्ट करना है। सो ये एक इनहिबिशन को ब्रेक करता है, जो अक्सर हिंदुस्तान की औरतों में मिलता है कि वो बताती नहीं हैं, छुपा लेती हैं, और उनको एक फियर फैक्टर होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं माइंड में कि यार नहीं बताऊँ, अभी बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, बड़े सारे कारण नज़र आते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, मतलब इतनी लेट क्यों आए आप, तो कहते हैं नहीं मेरे बेटे का एग्ज़ाम चल रहा था, मैं सोच रही थी डिस्टर्ब ना हो जाए, 11वीं का एग्ज़ाम चल रहा था, 12वीं का एग्ज़ाम चल रहा था, XYZ रीजंस, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। सो ये एक टेस्ट है जिससे कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस डेवलप होती है
और इससे आप कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। एक बड़ी सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। विद एवरी सेंटीमीटर इंक्रीज इन द ब्रेस्ट कैंसर साइज द सर्वाइवल ड्रॉप्स बाय 8%। विद एवरी 1 लिम्फ नोड, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अक्सर आर्मपिट के लिम्फ नोड में जाता है, विद एवरी 1 लिम्फ नोड इंक्रीज इन द एक्जिला, जैसे साइज इंक्रीज होगा लिम्फ नोड बढ़ेगा, 10% डिक्रीज इन द सर्वाइवल। और आप सोचो कि अगर आप कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करते हो तो आप क्या पता सिर्फ सर्जरी से ठीक हो जाओ, आपको कीमो ना करानी पड़े, आपको रेडिएशन ना करानी पड़े। और तो जितना लेट होगा उतना ज़्यादा एफर्ट लगेगा, उतना ज़्यादा खर्चा लगेगा, उतना सर्वाइवल भी कम होगा। और अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो ईजी ट्रीटमेंट होगा, खर्चा भी कम होगा और सर्वाइवल भी बढ़ जाएगा। तो किस एज में ज़्यादा होता है, मतलब अनमैरिड को ज़्यादा होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो एवरेज एज जिसमें ये कैंसर होता है वो है अराउंड 40 इन इंडिया, जो बाहर के देशों में अराउंड 50 है। तो हमारे यहाँ 10 साल पहले कैंसर होता है, हमारी जेनेटिक्स इस तरह की है या जो भी रीज़न है। सो एवरेज एज इज़ अराउंड 40 to 50, बट बाहर के देशों में 50 to 60 है जो एवरेज एज है। लेकिन हमारे यहाँ यंगर वुमेन ज़्यादा है। वो क्यों है, इसका कुछ जेनेटिक रीज़न हो सकता है और कुछ लाइफस्टाइल रीज़न हो सकते हैं और कुछ स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है। और एक फैक्टर और भी है, जो लेडीज़ आजकल शादी नहीं कर रही हैं या लेट मैरिजेज़ हो रही हैं, लेट मैरिजेज़ के बाद लेट चाइल्ड बर्थ हो रहा है। सो अगर फर्स्ट चाइल्ड इज़ बॉर्न आफ्टर द एज ऑफ 30 years, इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में सर्वाइवल रेट कितना है? इंडिया में सर्वाइवल रेट अगर टाइमली डिटेक्ट, मतलब डिपेंडिंग ऑन स्टेज टू स्टेज, हम सर्वाइवल रेट एक जनरल बात नहीं कर सकते, हम स्टेज टू स्टेज है। स्टेज 1 का सर्वाइवल रेट उतना ही है जितना बाहर है, बट क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 2 या स्टेज 3 या स्टेज 4 में आ रहे हैं, इसलिए सर्वाइवल रेट्स, अगर हम पूरी पॉपुलेशन ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो थोड़ा सा कम है डेफिनेटली। बाहर क्योर रेट ज़्यादा है, क्योंकि द एवरेज साइज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन अमेरिका इज़ 1 सेंटीमीटर, यानी वो 1 सेंटीमीटर में पकड़ लेते हैं। और द एवरेज साइज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर व्हेन डिटेक्टेड इन इंडिया इज़ अराउंड 3 to 5 सेंटीमीटर। तो आप सोचो सर्वाइवल रेट 8% के हिसाब से गिर गया ना, हर 1 सेंटीमीटर बढ़ने पे 8% सर्वाइवल रेट गिर रहा है। सर बिना दर्द के, मतलब कई बार होता है पेन होता है तो पता चलता है हमने टेस्ट करा, तो बिना दर्द के भी क्या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? बिल्कुल, ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर में पेन नहीं होता। द डेफिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लंप इज़ अ पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट, नॉट पेनफुल लंप। पेनफुल है तो हो सकता है वो ब्रेस्ट कैंसर ना ही हो। सो 90% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लम्प्स आर एक्चुअली पेनलेस, दे आर नॉट पेनफुल। सर ये बताइए कि ये ब्रेस्ट कैंसर अब जाकर जो है ये उठा है, पहले इतना नहीं था ये, अब ये है, तो इसकी वजह क्या है? मैं वजह बता तो रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल में क्या क्या आ गया, आपका खाना पीना आ गया, फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसके अंदर कितने सारे केमिकल्स होते हैं। अभी लेटली एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल फ्रेंच स्टडी, 1 लाख लोगों पे उन्होंने स्टडी करी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड फूड के अंदर पोटेशियम सॉर्बेट, पोटेशियम नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्रेट का कंटेंट पाया जाता है, जिससे 32% कैंसर इंसिडेंस, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा। और ये नेचर्स जर्नल में और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई ये स्टडी। दूसरा, लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बर्थ, स्ट्रेस फैक्टर जो आप नाप ही नहीं सकते, उसका कोई थर्मामीटर है ही नहीं कि आपको की स्ट्रेस ज़्यादा है कि कम है। फास्ट लाइफ, सबको बहुत जल्दी प्रोग्रेस करना है, सक्सीड करना है, उसका स्ट्रेस लेवल। फिर स्मोकिंग हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ हार्ड वर्क मीन्स एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज। सो ओबेसिटी, स्मोकिंग, कुछ हद तक एयर पोल्यूशन भी। सो ये सारे फैक्टर्स मिलजुल कर हमारे कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं। सर इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो माएँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती उनको भी हो जाता है। यस, सी ब्रेस्ट कैंसर 70% लोगों में इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमें ये मालूम है कि फीमेल हार्मोन बनना शुरू हो जाता है 14 साल की उम्र के बाद, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब प्रेगनेंसी होती है तो मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, यानी हार्मोन सप्रेस हो गए। जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, दैट इज़ अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, एक तरह का नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। जब तक फीमेल रेगुलरली ब्रेस्ट फीड करती है तब तक नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होएगी। सो यानी कि आपके हार्मोन्स लेवल कम रहेंगे। जितना ज़्यादा हार्मोनल एक्सपोजर बॉडी को मिलेगा, जितनी जल्दी लाइफ में मिलेगा, उतना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा। जितना आप हार्मोन्स को कम कर पाओगे बाय नेचुरल प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग, उससे आपका ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाता है। सो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स होते हैं आजकल अर्ली मेनार्की, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का जल्दी आ जाना। अब आप देखो, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर गर्ल्स को मेंसेस जल्दी आ जाते हैं 9 साल पे, 10 साल पे।
लेट मीनोपॉज लेट हो रहा है। सो जब अर्ली मेनार्की होती है तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो यानी कि बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोनल एक्सपोजर मिल रहा है। प्लास्टिक के सेवन से भी, प्लास्टिक चाहे वो किसी भी तरह से आपकी बॉडी में आए, प्लास्टिक के अंदर होता है बिस्फेनॉल ए, BPA। आपने सुना होगा प्लास्टिक की जो बच्चों की दूध की बोतल आती है वो BPA फ्री होती है। सो बिस्फेनॉल ए इज़ अ वीक एस्ट्रोजन। अगर हम बिस्फेनॉल ए प्लास्टिक की वजह से हम अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है, क्योंकि इट्स अ वीक एस्ट्रोजन, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, वो हार्मोनल एक्सपोजर बढ़ाता है। सो ये सारे फैक्टर्स मिलजुल कर ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। सर रेडिएशन का ज़्यादा एक्सपोजर भी एक यस, बट रेडिएशन तो सिर्फ कैंसर पेशेंट की होगी ना। नहीं, आजकल जैसे होता है ना, जैसे कोई बार सीटी स्कैन करवा ले रहा है या कोई भी टेस्ट। यस, सो ऐसे बिना बात CT स्कैन कराना ठीक नहीं होता। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर आपको बीमारी है तो आप CT स्कैन नहीं कराओ तो बीमारी मिस हो जाएगी। सो यस, CT स्कैन अननेसेसरी नहीं कराना चाहिए। उस CT स्कैन की रेडिएशन से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का नहीं, कई सारे और कैंसर्स का। सर मैमोग्राफी जैसे लेडीज़ कराने से बहुत डरती हैं, तो वो एक मिथ हो गया है कि मतलब बहुत खतरनाक होता है, दर्द होता है, पेन होता है, कहाँ तक सच है? नहीं, मैमोग्राफी से कोई ऐसा रेडिएशन एक्सपोजर इतना नहीं है। रेडिएशन एक मैमोग्राफी, आजकल जो डिजिटल मैमोग्राफी है उसके अंदर रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ही कम होता है। इट इज़ 1/100th ऑफ अ CT स्कैन, 2/100th ऑफ अ CT स्कैन, तो बहुत कम रेडिएशन एक्सपोजर है। बट अननेसेसरी मैमोग्राफी नहीं करानी है। मैमोग्राफी का इंडिकेशन है 40 साल की उम्र के बाद 65 साल की उम्र तक, यानी कि 25 मैमोग्राफी हुई ना, और उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है अल्ट्रासाउंड के साथ। अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होता। सो मैमोग्राफी प्लस अल्ट्रासाउंड विल हेल्प यू नो कि कैंसर है या नहीं। सो टेस्ट को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाएगा तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं बनता। सर एक क्वेश्चन है कि जो अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, मान के चलो बताएं। ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारी तरक्की हुई है। ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में एक रोल मॉडल है कैंसर की में तरक्की का। मतलब जो ब्रेस्ट कैंसर में जितनी तरक्की हुई है शायद और किसी कैंसर में नहीं भी हुई है। आपने स्पेसिफिक पूछा, पहले तो डायग्नोसिस कैसे बनता है। फर्स्ट डायग्नोसिस इज़ मेड बाय एक तो मैमोग्राफी, फिर उसके बाद PET CT स्कैन और फिर बायोप्सी। काफ़ी लोग बायोप्सी से डरते हैं कि सोचते हैं कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कैंसर की बायोप्सी जो होती है, ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी एक स्पेशल टेक्निक से की जाती है जिसमें कैंसर के फैलने का कोई रिस्क नहीं होता। बायोप्सी से उसका सब टाइप पता चलता है। आप लोगों के लिए हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक बीमारी है, मेरे लिए ब्रेस्ट कैंसर के 4 या 5 अलग सब टाइप्स हैं। लुमिनल A, लुमिनल B, HER2 पॉजिटिव, ट्रिपल नेगेटिव, लुमिनल HER2 पॉजिटिव। सो वो सब टाइप जाने बगैर आप आधुनिक ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का नहीं कर सकते। सो क्योंकि आपने पूछा कि भी क्या आधुनिक ट्रीटमेंट है, तो आधुनिक ट्रीटमेंट के लिए बायोप्सी करनी बहुत ज़रूरी है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो हैं टारगेटेड थेरेपीज़ और ADCs। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ADC होता है एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स। सारी की सारी तरक्की ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ और सिर्फ ADCs के ऊपर हो रही है। ADCs वो होते हैं एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट, यानी कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक एंटीजन को आइडेंटिफाई किया जो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मौजूद है, नॉर्मल सेल पे नहीं है। उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाई, वो एंटीबॉडी जाके ब्रेस्ट कैंसर के सेल को चिपक जाएगी, जाके उसके फंक्शन को रोक देगी। उसके अलावा उसी एंटीबॉडी के ऊपर आपने कीमोथेरेपी ड्रग अटैच कर दी माइक्रोस्कोपिकली, ऐसे नहीं कि कोई दिख रही है कीमोथेरेपी। यानी कि जब एंटीबॉडी जाके ब्रेस्ट कैंसर के एंटीजन पे अटैच होगी तो वो सारी की सारी कीमोथेरेपी टूटकर ब्रेस्ट कैंसर के सेल के अंदर चली जाएगी। तो ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आपने कीमोथेरेपी को अटैच कर दिया एक ऐसी एंटीबॉडी के साथ ताकि वो लीच होकर बाकी बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएगी। एंटीबॉडी जब अटैच करेगी कैंसर सेल को तभी वो पेलोड डिटैच होकर अंदर जाएगा, ताकि वो कैंसर का किल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देगा।